तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मुझे पता है कि लास्ट वीक हमारा डायनामाइट का रिव्यू मिस हो गया था, तो ये वीडियो हमारी बल्क में रहने वाली है, बोनस वीडियो आप कह सकते हैं, जिसमें ना ही सिर्फ लास्ट वीक की डायनामाइट का रिव्यू होगा बल्कि इस वीकेंड पे हुई न्यूयॉर्क सिटी से हैमरस्टाइन बॉलरूम में वो ECW का आइकॉनिक वेन्यू की AEW कोलिजन का रिव्यू भी हम करने वाले हैं। बिकॉज ये कॉन्टिनेंटल क्लासिक का टूर्नामेंट एक ऐसी चीज है जो कि डायनामाइट में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई क्या पॉइंट्स चल रहे हैं दोनों गोल्ड लीग और ब्लू लीग में, ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि ऑब्वियसली काफी सारे लोग सिर्फ वीडियोस के थ्रू AEW को देखते हैं, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। प्लीज आप वीडियो के एंड तक देखते रहें, लाइक बटन जरूर दबा देना भाई, और अपने ओपिनियंस हर चीज के बारे में दो। तो स्टार्ट हम पहले करते हैं AEW डायनामाइट से। और यहाँ पे भाई देखने को मिलता है मर्सिडीज मने अपना टाइटल डिफेंड कर रही है अगेंस्ट एना जे फॉर द TBS चैंपियनशिप। और ऑब्वियसली एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मर्सिडीज मोने, आई डोंट केयर कि क्या उनके बारे में लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस बंदी ने पूरे साल जब से AEW में आई है इन्होंने परफॉर्म किया है, इन्होंने इस चैंपियनशिप की वैल्यू को बढ़ाया है। मर्सिडीज ने हर वो चीज करी है जो कि उनके कैरेक्टर को AEW में आगे बढ़ा सके और इस कंपनी को, इस चैंपियनशिप को आगे बढ़ा सके। तो कोई इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकता इस पॉइंट पे। परफॉर्मेंस बिल्कुल कमाल की है। आउटसाइड द रिंग वो क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एना जे को यहाँ पे कमाल की ओपनर में उन्होंने डिफीट करा अपने इस टाइटल को रिटेन करने के लिए। इसके बाद FTR बैकस्टेज थी, और यूजुअली यहाँ पे मैं ऐसी चीजों के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरीके से डेथ राइडर्स ने उनको अटैक किया था और उसका बदला अब वो लेना चाहते हैं। वो ये मेंशन करते हैं कि किस तरीके से कुछ बातें हैं डेथ राइडर्स की जिससे वो अग्री करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो नहीं अग्री कर सकते, जैसे किसी को पॉइजन देके मारना या फिर वो एक्सट्रीम चीजें जो कि डेथ राइडर्स कर रही हैं, भाई गला घोट दो किसी का। और वो ये भी बोल देते हैं कि इस बदले को हम 1 जनवरी से पहले नहीं ले पाएंगे, बिकॉज करंटली डॉक्टर्स ने हमको क्लियर नहीं करा हुआ। और वो जो शो उस दिन AEW का होने वाला है एशविल नॉर्थ कैरोलिना से, AEW डायनामाइट फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल, वो बोलते हैं कि वहां पे हम अकेले वापस नहीं आ रहे। और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज रूमर्ड है, बिकॉज एशविल नॉर्थ कैरोलिना इस बंदे का भी होम टाउन है, दैट द रेटेड आर सुपरस्टार एज के नाम से, जिनको आप WWE में जानते थे, एडम कोपलैंड AEW में फाइनली वापस आने वाले हैं अपनी उस लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद जो उनको केज के ऊपर कूदने से हुई थी। काफी महीने पहले उन्होंने अपने आप को हर्ट कर लिया था। और गाइज ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे एडम कोपलैंड वापस आ रहे हैं और वो डेथ राइडर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए FTR की मदद कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जॉन मॉक्सली का न्यू ईयर में न्यू अपोनेंट जो है वो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि एडम कोपलैंड होने वाले हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस जो कि AEW कर सकती है अपने साल में, वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही हो जाए। अगर शुरुआत करें उनकी बेस्ट वे में तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन बड़ा सरप्राइज आ सकता है AEW की तरफ से। इसके बाद एडम कोल और MJF की ये सेगमेंट हुई, और ऑब्वियसली हम कोलिजन और डायनामाइट की अलग अलग बात करेंगे। MJF यहाँ पे बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि किस तरीके से सैंटा क्लॉज रियल नहीं होता। काफी सारे क्रिश्चियन जोक्स थे जो कि मुझे ढंग से समझ नहीं आए, लेकिन उनका मेन मुद्दा यहाँ पे ये था कि मुझे लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बुरे तरीके से ट्रॉल करते हैं यहाँ पे एडम कोल को और कहते हैं कि देखो मैं एक फंड रेजर खोलने वाला हूँ कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो कि खाना जिन्हें नहीं मिलता, जो कि बिल्कुल कुपोषित हैं, जो पतले हैं। और वो एडम कोल की येलो चाइल्ड बेबे की फोटो दिखाते हैं स्क्रीन पे जो बहुत ही फनी थी, और वो जबरदस्ती पतला कर देते हैं और भी ज्यादा एडम कोल को, और कहते हैं कि ये QR कोड स्कैन करके वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू को खरीदो, और जितने लोग उस पे पैसा खर्चेंगे उसका पार्ट कुछ मेरी चैरिटी में जाएगा और मैं मदद करूंगा एडम कोल को खाना देने की। तो पूरी ट्रॉलिंग चल रही थी यहाँ पे MJF की तरफ से। तो लेकिन एडम कोल आते हैं ऊपर स्क्रीन पर और वो बोलते हैं कि देख, अनडिस्प्यूटेड किंगडम जो है वो ये मेक श्योर करेगी कि वर्ल्ड्स एंड के अंदर तू अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग को यूज नहीं करेगा टू गेट दैट विक्ट्री, और ये चीज डेफिनेटली मेक श्योर होगी। और जबकि वो स्क्रीन पे बोल रहे थे ये MJF को गुमराह करने के लिए था, बिकॉज एक्चुअली में एडम कोल उस टाइम पे MJF के पीछे आकर रिंग में खड़े हो जाते हैं, उनको अटैक करते हैं वहां पे, लेकिन पैनामा सनराइज जो वो लगाने की कोशिश करते हैं वो वहां पे लग नहीं पाई। तो क्लियरली ये फ्यूड जो है वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो गई थी डायनामाइट में, और आज जो कोलिजन के अंदर फेस टू फेस देखने को मिला है वो तो डेफिनेटली और भी जबरदस्त है। उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं कुछ मिनट्स में। इसके बाद एक और बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है AEW के लिए, बिकॉज ऑफिशियली उन्होंने टीज कर दिया है कि केनी ओमेगा वापस आने वाले हैं। भाई अगर इस नए साल में पूरी बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में AEW आती है तो उनके लिए
बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज अपने टॉप सुपरस्टार्स परफॉर्म कर पाए ये टोनी खान के लिए सबसे बड़ी चीज होगी। और अभी यंग बक्स गायब हैं, केनी ओमेगा गायब हैं, एडम कोपलैंड गायब हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो नहीं आ रहे। अभी जैक पेरी भी काफी टाइम से देखने को नहीं मिले हैं, स्टोरी लाइन रीजंस की वजह से भी चाहे वो हो, लेकिन केनी ओमेगा का वापस आना एक बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबली गुड न्यूज है AEW के लिए। और माना जा रहा है कि ज्यादा दूर नहीं, 1-2 हफ्तों के अंदर ही केनी ओमेगा हमें AEW टेलीविजन पे देखने को मिलेंगे। तो नया साल, नई शुरुआत, एक बढ़िया चीज हो सकती है ये AEW के लिए। इसके बाद मैच देखने को मिलता है क्रिश्चियन केज एंड निक वेन का अगेंस्ट हुक एंड कात्सुयोरी शिबाटा। और यहाँ पे भाई सिंपल स्टोरी थी कि क्रिश्चियन और उनके जो निक वेन पार्टनर हैं, इनको किसी भी तरीके से इस मैच को जीतना है। तो जबकि दूसरी तरफ से पूरी यहाँ पे डोमिनेशन आ रही थी, लेकिन जो अलग अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शंस हैं पेट्रियार्की की, उसने मदद करी और एट द एंड क्रिश्चियन जो है इस मैच को जीत भी जाते हैं अपनी टीम के लिए। कुछ ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज ये एक्चुअली में क्रिश्चियन केज और हुक की फ्यूड को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद क्रिस जेरिको का प्री टेप प्रोमो देखने को मिला, जहां पे वो इस पूरे कोलिजन को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क ही पहुंच गए। अब तो अपने न्यूयॉर्क प्रोमो से वो सीधा न्यूयॉर्क में लैंड कर चुके हैं, जहां वो कुछ फैक्ट्स बोलते हैं न्यूयॉर्क के बारे में जानबूझ के गलत, ताकि वो कॉमेडिक साउंड हो। और साथ के साथ वो सबसे मेन लोकेशंस जो है न्यूयॉर्क की, वहां पे एक एक करके जाते हैं और इस कोलिजन इवेंट को और आने वाली डायनामाइट को जो हैमरस्टाइन बॉलरूम में होने वाली है उसको बेसिकली प्रमोट करते हैं। काफी फनी भी था। इसके बाद मराया में बैकस्टेज थी और उन्होंने थंडर रोजा की तरफ से आए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है फॉर द AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यहाँ पे उनका क्लियर ये कहना था कि देखो भाई, मैं अपने आप को कोई हीरो नहीं मानती। जब से मैं AEW के अंदर आई हूँ, मैंने सिर्फ अपने लिए सही चीजें करी हैं, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच गई। वो कहती है अगर 4 साल पहले मैं AEW में आ गई होती तो थंडर रोजा को शायद अभी जो है हायर भी नहीं कभी किया होता AEW के अंदर टोनी खान ने। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो वर्ल्ड्स एंड के अंदर एक स्ट्रीट फाइट होंगी। और वो न्योता यहाँ पे सिर्फ थंडर रोसा को नहीं, बल्कि उनके डैड को भी बुलाती हैं कि भाई आजा अपने फादर को लेके, और उन्हीं के सामने मैं तुम्हें एम्बैरेस करने वाली हूं। इसके बाद देखने को मिलता है कि रिकोशे आते हैं रिंग के अंदर और वो तो काफी खुश लग रहे थे, लेकिन इतनी मैं बात जरूर बोलता हूं कि रिकोशे को ये बात शायद समझ आ गई है कि लोग अब उनको हेट ही करेंगे, बिकॉज जितनी क्रिंज रिकोशे ने मुझे दे दी है इन 2 शोज में मिलके, भले कितनी भी अच्छी रेसलिंग बंदा कर ले, वो हंसी रिकोशे की अब मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अगर AEW वाले इतना कॉपीराइट के पीछे सेंसिटिव नहीं होते तो यहाँ पे लगा लगा के आपको क्रिंज से मैं पागल कर देता, बिकॉज अगर मैं वो सह सकता हूं तो आप लोगों को भी एक बार तो उसका टेस्ट मिले। तो ट्विटर का लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके रिकोशे की हंसी जरूर सुनना। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो MVP के इस हर्ट सिंडिकेट में फाइनली ज्वाइन होने वाले हैं। आते हैं वो बाहर और बॉबी लैशली गर्दन से पकड़ते हैं यहाँ पे रिकोशे को, उनका कार्ड छीना जाता है और फाड़ के उसके 4 टुकड़े कर दिए। और MVP कहते हैं कि हमें किस एसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ऐसे लोग हम कभी अपने ग्रुप में नहीं लेने वाले। तो रिकोशे की यहाँ पे जो बिल्कुल ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं, अब बार बार वो नहीं बन पाए और रिकोशे जो है यहाँ पे पिटाई हो गई उनकी काफी ज्यादा। इसके बाद मैच होता है शेल्टन बेंजामिन का अगेंस्ट द बीस्ट मोटोस, और ये ब्लू लीग का मैच था। और शेल्टन बेंजामिन भाई क्या कमाल का इंसान है, जब से मैचेस लड़ने शुरू किए हैं अच्छे ही मैचेस दे रहा है। और WWE को यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए थी इनको थोड़ा संभाल के रख लेते भाई, थोड़ा तो कुछ फायदा होता। लेकिन बीस्ट मोटोस को यहाँ पे इस मैच के अंदर हरा देते हैं। मैच के बाद हर्ट सिंडिकेट अपना अटैक कंटिन्यू करती है, लेकिन डैनियल गार्सिया और मार्क ब्रिस्को आते हैं बाहर बचाने के लिए, लेकिन उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बेसिकली हर्ट सिंडिकेट को काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। इसके बाद बैकस्टेज रिकोशे से पूछा जाता है, रेने पकेट यहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी कि क्यों आखिर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करा गया हर्ट सिंडिकेट के अंदर। तो रिकोशे फिर से यहाँ पे बोलते हैं कि देख अभी उस बारे में मैं ज्यादा सोच नहीं सकता, लेकिन मैं अब विल ऑस्प्रे की तरफ अपनी नजरें बना के रखूंगा, क्योंकि कोलिजन में जो मेरा मैच उसके साथ होगा वहां विल ऑस्प्रे को मैं हरा के पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दूंगा और एक्चुअली मैं वो करके दिखाऊंगा जो लोगों को लगता है मैं कर नहीं सकता। और अपनी इस गंदी सी हंसी को हंस के वो वापस पीछे मुड़ते हैं और वहीं पे खड़े थे स्वर्व स्ट्रिकलैंड, जो कि मिलियन बक्स लग रहे हैं, मिलियन रुपीज लग रहे हैं, मस्त ऑलराउंड की दिख रही है। और कहां है सामने रिकोशे, और वो रिकोशे को उनके रियल नाम ट्रेवर से बुलाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, तू अभी तक बदला नहीं है, पहले भी तू लोगों के फुटस्टेप्स पे चलता था, अब भी तू देखा दिखाई में लोगों को फॉलो करता है। और यहाँ पे स्वर्व को जवाब मिलता है सीधा रिकोशे से मुंह तोड़ कि मैं एक ऐसी चीज करके दिखाऊंगा स्वर्व जो तू लास्ट ईयर नहीं कर पाया, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्लासिक को मैं जीतने वाला हूं इस साल। तो रिकोशे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे डायनामाइट में, उनके मैच की भी हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद टोनी स्टॉर्म, लास्ट वीक हमने बात करी थी डायनामाइट में कि कैसे वो वापस आ गई हैं एक बेबी फेस की तरह, लेकिन उन्होंने कन्फ्रंट नहीं करा मराया मे को, सिर्फ उनकी एंट्री वहां पे हुई थी। लेकिन ये जो गिमिक टोनी स्टॉर्म का देखने को मिला है, इसको देख के मेरा थोड़ा सा दिमाग जरूर घूम गया है, बिकॉज टाइमलेस टोनी स्टॉर्म जो कि पुराने जमाने का गिमिक था,
उससे अभी एक ऐसा गिमिक आ गया है जहां टोनी स्टॉर्म को याद ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो टाइमलेस गिमिक था। तो क्या ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है वो पुराने टाइम में था, अभी टाइम मशीन में बैठ के वापस आ गई हैं। आई होप ये इतनी बेकार स्टोरी लाइन ना हो, टोनी स्टॉर्म सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, लेकिन वो मर्सिडीज मोने को आइकन बुलाती हैं, यहाँ पे द ग्रेटेस्ट या कुछ तो बुलाती हैं, मराया मे को लेजेंड बोलती हैं, और उनको याद ही नहीं है कि एक्चुअली में टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के साथ हुआ क्या है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे उनकी मेमोरी वॉश हो गई है, गजनी बन गई है, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक नई सुपरस्टार हैं जो AEW के अंदर आई हैं, जिनको अपना करियर बनाना है, यहाँ पे अच्छी चीजें करनी है। तो आई डोंट नो इसके पीछे की क्या कहानी है, लेकिन कोलिजन और डायनामाइट में ऐसा ही बिहेवियर दिखा टोनी स्टॉर्म की तरफ से। वियर्ड जरूर है, लेकिन आई होप की स्टोरी में ये दिखाया जाए कि उनको याद तो है सब कुछ, बट अभी ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है, क्योंकि वो अपना रिवेंज लेना चाहती हैं, सबको उल्लू बना रही हैं। लेकिन इसके बाद जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं, दिस वॉज एफिंग अनबिलीवेबल, और इसी के लिए एक्चुअली में सारे मैचेस जो हो रहे हैं ना कॉन्टिनेंटल क्लासिक में, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। और अगर आप AEW के फैन नहीं भी हैं तो आपको एक कॉन्टिनेंटल क्लासिक के मैचेस जरूर देखने चाहिए, एटलीस्ट बेस्ट वाले, बिकॉज आप कहेंगे भाई ये प्रोफेशनल रेसलिंग जहां पे हो रही है इसको और अच्छा बनाओ ताकि हम पूरा शो भी देख पाएं। बिकॉज डार्बी एलिन वर्सेस विल ऑस्प्रे, ओ माय एफिंग गॉड, भाई ये गोल्ड लीग का मैच हुआ कॉन्टिनेंटल क्लासिक का, और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे नहीं करा। डार्बी एलिन के लिए कभी कभी मुझे लगता है भाई बंदा प्लीज रुक जाए तो बढ़िया है, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि कोई एक ऐसी इंजरी हो जाए ऐसे कारनामे करते हुए जिसकी वजह से इस बंदे का करियर कट शॉर्ट हो जाए। डार्बी एलिन क्या कमाल इंसान है। और दूसरी तरफ से आते हैं विल ऑस्प्रे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पॉल लेवेक एरा में ट्रिपल एच ने अभी तक कोई बड़ी गलती करी है, और ये गलती तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी इतना कमाल का चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर विल ऑस्प्रे को ट्रिपल एच साइन कर लेते तो WWE में तूफान आ जाता। ये बंदा कभी कोई गलती नहीं करता, इट्स बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर। और अगर मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर शेमस गुंथर से इनका मैच करा दो भाई, विल ऑस्प्रे जो है कमाल कर देगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट पेस्ड ही लड़ सकता है, करतब कर सकता है, विल ऑस्प्रे हर तरीके का मैच बहुत कमाल तरीके से हैंडल करते हैं, और मैं हर मैच को इनके क्लोजली देख रहा हूँ। एक कॉफिन ड्रॉप वाली मोमेंट होती है जहां पे डार्बी एलिन कूदते हैं एप्रन पे, और यूजुअली जब वो मिस करते हैं तो एप्रन पे फ्लैट गिरते हैं। इस बार डार्बी एलिन बिल्कुल एज पे गिरे भाई, ऐसे टकरा के, जैसे बॉल को हम फेंकते हैं ना दीवार पे और एकदम से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस तरीके से गिरे डार्बी एलिन। बहुत ही ज्यादा डेंजरस वो मूव था। एक ये बहुत कमाल का सीक्वेंस जो कि वायरल भी हुआ सोशल मीडिया में, जहां डार्बी एलिन कोड रेड कन्वर्ट करते हैं हिडन ब्लेड को रिवर्स करके, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको भी दिखाया गया, जो वो बैक एंड फोर्थ था, बहुत तेज सीक्वेंस। और हमने देखा है कि विल ऑस्प्रे स्टाइल्स क्लैश मूव का भी यूज करते हैं, और इस मैच में कोई नॉर्मल स्टाइल्स क्लैश नहीं लगी भाई, आउटसाइड द रिंग स्टाइल्स क्लैश लगी डार्बी के ऊपर, वो भी एप्रन से कूद के लगाई विल ऑस्प्रे ने। भाई मैं क्या बोलूं आप लोगों को कि भाई ये बंदा क्या करके मानेगा। डार्बी एलिन को भाई थोड़ा बचा के रखो, इतना ही मैं यहाँ पे AEW को मैसेज दूंगा। लेकिन फाइनली जो शॉकर आया वो भी डार्बी एलिन की तरफ से था, बिकॉज विल ऑस्प्रे अपने ऑस कटर के लिए जाते हैं, लेकिन डार्बी एलिन ने 2 कॉफिन ड्रॉप लगा के पिन कर दिया है विल ऑस्प्रे को। और एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि जो पॉइंट्स हैं इस गोल्ड लीग के और ब्लू लीग के, हम बात करेंगे बिल्कुल वीडियो के एंड में सारे मैचेस डिस्कस करने के बाद। बट बिल्कुल भाई जिसको कहते हैं ना चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, 5 आउट ऑफ 5 बैंगर क्लासिक मैच यहाँ पे दिया डार्बी एलिन और विल ऑस्प्रे ने। और जो डायनामाइट का मेन इवेंट था वो था डेथ राइडर्स यानी कि जॉन मॉक्सली की टीम अगेंस्ट उनके 3 चैलेंजर्स, ऑरेंज कैसिडी, हैंगमैन पेज और जे वाइट। और हैंगमैन पेज ने शो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि मुझे सिर्फ मॉक्सली से मतलब है, तो और किसी से पूरे मैच में मतलब नहीं है। तो वो अपनी टीम को छोड़ के चले जाते हैं, और जब फाइनली मॉक्सली के पास काफी ज्यादा मोमेंटम था मैच के अंदर, तब वो अपना रिटर्न करते हैं। और उसके बाद जे वाइट यहाँ पे बहस करते जाते हैं हैंगमैन के साथ रिंग में, और जॉन मॉक्सली चुपके से रिंग के अंदर आते हैं, और वहीं पे दोनों बहस कर रहे हैं। साइड में आके मॉक्सली जो है कवर करते हैं ऑरेंज कैसिडी को, इस मैच को जीत जाते हैं। एंडिंग मुझे बहुत ही अजीब लगी कि भाई तुम क्या बहस कर रहे हो, पहले पिन फॉल तो तोड़ दो अपनी टीम के लिए। लेकिन जॉन मॉक्सली वहां से भाग जाते हैं, तीनों चैलेंजर्स उनको ताड़ रहे हैं, और उसके बाद पाक और बाकी डेथ राइडर्स को यहाँ पे पेल दिया जाता है। तो क्लियरली ये फेटल 4-वे मैच की बिल्ड जो थी, लास्ट बिल्ड आई थिंक जो देखने को मिली, एक और अभी होगा डायनामाइट के अंदर, होपफुली वो बेटर हो, बिकॉज ये जो फेटल 4-वे मैच है कोई इतनी खास मुझे बिल्ड लग नहीं रही है इसकी फॉर वर्ल्ड्स एंड। अब हम आ जाते हैं कोलिजन वाले शो के ऊपर, और यहाँ पे भाई AEW आ गई है न्यूयॉर्क सिटी की हैमरस्टाइन बॉल रूम अरीना के अंदर। और अब आप इस अरीना को देखें यहाँ पे कुछ शॉट्स के अंदर, तो ECW की यादें ताजा हो जाएंगी, पॉल हेमन की याद हो जाएगी, और ECW की चैंट बजेगी, रॉब वैन डैम, टॉमी ड्रीमर, डी वॉन, जॉन सीना को गालियां बज रही हैं जब वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने आते हैं।
वो आइकॉनिक मोमेंट्स यहाँ पे अंदर भरी हुई हैं, दफन हुई हैं हैमरस्टाइन बॉलरूम में। इसलिए जो पूरा व्यू है ना, जो सेटअप है, वो देख के मजा आ जाता है जब एक रेसलिंग शो वहां पे किया जाता है। और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मैच चुना गया इसको स्टार्ट करने के लिए, और वो था रिकोशे वर्सेस विल ऑस्प्रे। भाई एक बार फिर से ये विल ऑस्प्रे नाम का बंदा है जो कि 4 दिन में 2 5 स्टार क्लासिक मैचेस कैसे दे पाता है, कैसे रिकवर करता है, कैसे इनकी बॉडी संभाल रही है। ही इज अनबिलीवेबल। और ये कोई बायस नहीं है AEW की तरफ, ये कोई कंपनी की बात नहीं है। जो बंदे का जो टैलेंट है उसको अगर हम तारीफ नहीं करेंगे और कंपनियों में ही लड़ मर जाएंगे एक दूसरे की गर्दन पकड़ के कि अगर WWE का सुपरस्टार नहीं है तो अच्छा ही नहीं हो सकता, तो भाई मैं उस कैटेगरी से बाहर आना चाहूंगा। आई अप्रिशिएट टैलेंट व्हेन आई सी टैलेंट। और क्या कमाल का ये बंदा है। तो ये मैच हुआ और रिकोशे जैसी अपनी एंट्रेंस करते हैं, लोग रिंग में टॉयलेट पेपर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल उनकी जो है यहाँ पे अच्छे से स्वागत नहीं हुआ। और हैमरस्टाइन बॉलरूम माना जाता है एक ऐसे तरीके से वो लोकेटेड है कि लोग ऊपर से रिंग में कचरा फेंकते थे कभी कभी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और रिकोशे को टॉयलेट पेपर यहाँ पे मिला। लेकिन जहां तक इस मैच की बात है, भाई अनबिलीवेबल मैच। एक बार फिर से सारी वो मोमेंट्स देखने को मिली, स्टाइल्स क्लैश को जिस तरीके से टीज कराया जाता है, और फाइनली रिकोशे अपने कर्तव्य करते हुए आते हैं तो विल ऑस्प्रे अपने कंधे पे ही उनको रोक लेते हैं और उसको बिल्कुल घुमा के कन्वर्ट कर देते हैं स्टाइल्स क्लैश में। अनबिलीवेबल काउंटर था है। लेकिन जो चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो एक बार फिर से देखने को मिली। तो बस 3-4 दिन के अंदर 2 बैंगर क्लासिक देने के बावजूद दोनों मैचेस विल ऑस्प्रे हार जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे रिकोशे हरा चुके हैं विल ऑस्प्रे को, और उन्होंने जो बात बोली थी कि मैं दुनिया का मुंह बंद करा दूंगा, लगता है कहीं ना कहीं वो चीज उन्होंने करके दिखा दी है। बिकॉज स्पिरिट गन अपना फिनिशर लगाते हैं जो कि ऑलमोस्ट एक हिडन ब्लेड की तरह है, लेकिन वो इस मैच को जीत चुके हैं और विल ऑस्प्रे को उन्होंने हरा भी दिया है। तो जबकि रिकोशे की परफॉर्मेंस इस पूरे क्लासिक में बहुत बढ़िया जा रही है, दूसरी तरफ विल ऑस्प्रे काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। इसके बाद एडम कोल और MJF का ये फेस टू फेस देखने को मिला, इनक्रेडिबल, और बहुत अच्छे तरीके से इनका शोडाउन जो है वो वर्ल्ड्स एंड के लिए सामने रख दिया गया है। और सबसे पहले MJF अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ आते हैं, एडम कोल भी यहाँ पे रिंग में खड़े थे, और MJF कुछ बेइज्जती करते हैं 1-2 पहले एडम कोल की, और उसके बाद एक बहुत बड़ा शॉट लेते हैं उनके अगेंस्ट कि भाई सुनने में आया है कि आजकल तेरी डेंटिस्ट भी तेरे को देख नहीं रही है। और वो ऑब्वियसली यहाँ पे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर डॉक्टर DMD की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि क्या उस कैविटी का जो दर्द है तेरे को अभी तक हो रहा है। तो एडम कोल की यहाँ पे आंखें देखने वाली थी, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगा। और MJF कहते हैं कि देख, मेरे से पहले तेरे को इतने मौके मिले थे टू बिकम द AEW चैंपियन, और वो सारे मौके तूने ब्लो कर दिए, वैसे ही ब्लो कर दिए जैसे तूने अपनी नी को ब्लो करा है। और अब तेरे को एडम कोल बेबे नहीं, तेरे को क्रैक बेबे बोला जाएगा, बिकॉज इतनी जल्दी तू टूट के बिखर जाता है इस रेसलिंग रिंग के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडम कोल को कुछ जवाब देना था। वो मजाक बनाते हैं किस तरीके से अभी 20 साल की उम्र चल रही है, 20-25 साल की MJF की, और अपनी 20वें उम्र में ही यहाँ पे जो है 2 उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज हो चुकी हैं। और वो बात करते हैं कि किस तरीके से MJF के अगेंस्ट उन्होंने टर्न करा था, और MJF कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिस तरीके से एडम कोल ने वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्ले आउट करा, इट वाज बेटर देन MJF एंड ही नोज इट। तो उनकी ही लाइन उनके मुंह पे दे के मारी, और उसके बाद यहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं MJF और एडमिट कर जाते हैं गुस्से में कि लास्ट ईयर वर्ल्ड्स एंड में अगर तू मेरे अगेंस्ट टर्न नहीं करता तो मैं रेडी था तेरे अगेंस्ट टर्न करने के लिए, बिकॉज एक पॉइंट पे मैं तेरे लिए अच्छे से सोच रहा था, मैं तेरी केयर कर रहा था। लाइफ में पहली बार अपने अलावा मुझे किसी और से फर्क पड़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तू तो मेरे रास्ते में सिर्फ दखल देगा, तू सिर्फ एक अड़चन है, और तुझे मैं अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो उस वजह से MJF का बिल्कुल सही प्लान था, लेकिन एडम कोल ने वो मौका MJF को नहीं दिया और पहले ही उन पे टर्न कर लिया। लेकिन इस साल वर्ल्ड्स एंड में वो मौका MJF नहीं गवाएंगे और वो एंड कर देंगे एडम कोल को। और एडम कोल कहते हैं कि अगर तू मुझे एंड करेगा, वर्ल्ड्स एंड में करने की बोल रहा है, तो मैं तेरे को अभी इस सेगमेंट में एंड करता हूं। वो अटैक करते हैं यहाँ पे MJF के ऊपर और सिक्योरिटी इनको रोकती है। अनडिस्प्यूटेड किंगडम रिंग में आती है और MJF वहां से भाग जाते हैं। तो भाई 1 साल की एग्जैक्ट एनिवर्सरी पे मैच हो रहा है दोबारा, जहां पे लास्ट ईयर कलेश हुआ था और एडम कोल हील टर्न कर चुके थे। अब डायनामाइट डायमंड रिंग डिफेंड करेंगे अपनी MJF, जो वो 5 बार जीत चुके हैं, हर बार डिफेंड कर चुके हैं जब से कंपनी शुरू हुई है। लेकिन क्या फाइनली वो अपनी रिंग हार जाएंगे और एडम कोल को कुछ बड़ा दिया जाएगा? आई होप सो, बिकॉज ये एक बड़ी मोमेंट हो सकती है AEW हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इनकी जो फ्यूड है आज इसको बहुत अच्छे तरीके से हीट अप कर दिया गया। इसके बाद क्रिस स्टैटलैंडर हरा देती है पेनेलोपी फोर्ड को। इस मैच के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, बिकॉज पेनेलोपी फोर्ड वही जॉबर है जो हर बार हारने के लिए आती हैं, लेकिन मर्सिडीज मोने आती हैं बाहर और वो बोलते हैं कि किस तरीके से इतने सारे डिफेंसेस करने के बावजूद वो इस पेपर व्यू में छुट्टी लेना चाहती थी वर्ल्ड्स एंड में। लेकिन अगर क्रिस स्टैटलैंडर को इतना मौका अच्छा चाहिए कि दूसरी बार मैं उसको हराऊं और उसकी बेइज्जती करूं, तो ठीक
ठीक बात है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये मैच होगा वर्ल्ड्स एंड में फॉर द TBS चैंपियनशिप। इसके बाद क्रिस जेरिको की सेगमेंट की बात कर लेते हैं भाई। जस्ट बिकॉज जेरिको है, मैं चीजें छोड़ता नहीं हूं, बिल्कुल फटाफट बताता हूं। ये दो टिकटॉक के कोई स्टार तो हैं जो पॉपुलर हो गए हैं, बिग बूम एजे और उनके बेटे जिनको बिग जस्टिस बोला जाता है, वो आके यहाँ पे क्रिस जेरिको को जैकएस बुलाते हैं और फिर उसके बाद जेरिको कहते हैं कि अगर जैकएस का मतलब किंग ऑफ न्यूयॉर्क सिटी है तो आई एम द बिगेस्ट जैकएस ऑफ ऑल टाइम। और वो सीजर की बात करते हैं यहाँ पे तो एंथनी बोवेंस बाहर आ जाते हैं, चैलेंज करते हैं जेरिको को, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उसके बाद ये सीजर कर देते हैं यहाँ पे बिग जस्टिस और बिग बूम एजे को। तो ये दोनों बूम 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 करे जा रहे थे बहुत बार पूरे शो में, मुझे कोई मजा नहीं आया, लेकिन वहां का क्राउड काफी इंटरेस्ट इसमें ले रहा था। इसके बाद डैनियल गार्सिया और शेल्टन बेंजामिन का मैच होता है ब्लू लीग कॉन्टिनेंटल क्लासिक, और अगर ये मैच हार जाते डैनियल गार्सिया तो उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ भाई शेल्टन बेंजामिन भी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, काफी अंडररेटेड बंदा है भाई ये रेसलिंग के अंदर, इस एज में भी बढ़िया बढ़िया मैचेस दे रहा है। और इस पूरे क्लासिक में गाइस ये रूल है कि रिंग साइड में सारे लोग हमेशा बैंड रहते हैं, यानी कि हर्ट सिंडिकेट हेल्प नहीं कर सकता शेल्टन बेंजामिन की। अभी तक जो मैचेस वो जीते हैं अपने दम पे जीते हैं, लेकिन आज डैनियल गार्सिया ने एक जैक नाइफ पिन लगा के शेल्टन बेंजामिन को हरा दिया है, जो कि इस टूर्नामेंट में उनके लिए एज ए TNT चैंपियन काफी बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन मैच के बाद हर्ट सिंडिकेट अपना काम करती है जो हमेशा करते हैं, अटैक करने की कोशिश। मार्क ब्रिस्को आ जाते हैं बाहर यहाँ पे, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी की पूरी पाइल इकट्ठी हो जाती है रिंग साइड पे और आउट ऑफ नोवेयर स्वर्ल स्ट्रिकलैंड आके रोप पे चढ़ते हैं और स्टॉम्प लगाते हैं इस पूरी सिक्योरिटी के ऊपर और अपनी 1000 ऑरा लेके, कमाल की इस फिजिक को लेके स्वर्ल स्ट्रिकलैंड माइक उठाते हैं और बॉबी लैशली को सीधा बोलते हैं कि मैंने कहा था साल 2024 में मैं अपना हाथ तेरे पे डाल के रहूंगा और वो चीज बिल्कुल होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका मैच ऑफिशियल अब कर देना चाहिए वर्ल्ड्स एंड में, और AEW डायनामाइट में वो हमें जरूर देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और ब्लू लीग का मैच, मार्क ब्रिस्को वर्सेस द बीस्ट मोटोस, और यहाँ पे भी जबकि एक कमाल का रेसलिंग मैच था, बिकॉज बीस्ट मोटोस एक भी मैच जीते नहीं है तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मार्क ब्रिस्को यहाँ पे जीत जाते हैं। और इस शो का मेन इवेंट क्लॉडियो कैस्टिग्नेली वर्सेस डार्बी एलिन, एक गोल्ड लीग का मैच, एक बार फिर से भाई तबाही मचा दी। और डार्बी एलिन को मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज सुधर जाओ, बिकॉज 20 फुट की छलांग मारी यहाँ पे और सीधा पीठ लगती है जाके इस रैंप के ऊपर। भले ही वो प्लास्टिक हो, मैं कह रहा हूँ भले ही वो गद्दा हो भाई, लेकिन 20 फुट से जिस तरीके से वो गिर रहे हैं उस चीज में चोट लगने के बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन जिस तरीके से क्लॉडियो ने पीटा है डार्बी को, उठा के ऐसे टॉय की तरह इधर उधर फेंका है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था। हैमरस्टाइन बॉलरूम का ये शॉट जो आप अभी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, कि कैसे टॉप व्यू बिल्कुल दिखाया गया जब अपना स्विंग लगा रहे थे क्लॉडियो डार्बी के ऊपर, बहुत मजा आया वो देख के। लेकिन डार्बी ने कोशिश करी एक तो बार वापस आने की, वो काफी क्लोज भी आ जाते हैं इतनी पिटाई होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पे स्टील चेयर से रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लॉडियो, उसके बाद अपनी नकल्स निकालते हैं और उससे डार्बी को अटैक करके पिन फॉल भी ले लेते हैं। तो डार्बी एलिन यहाँ पे इस मैच को हार चुके हैं और मैच के बाद ऑस्प्रे आ जाते हैं बाहर, उनके हाथ में अब बेयर नकल्स थी, लेकिन क्लॉडियो वहां से चले जाते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कॉन्टिनेंटल क्लासिक के पॉइंट्स की टैली चल रही है। गोल्ड लीग की अगर बात करें तो रिकोशे और क्लॉडियो टाइड हैं टॉप पे 9 पॉइंट्स के, डार्बी एलिन, विल ऑस्प्रे और ब्रोडी किंग के 6-6 पॉइंट हैं। और ब्लू लीग की मैं बात करूं तो काइल फ्लेचर और मार्क ब्रिस्को के 9 पॉइंट हैं, टाइड हैं। ओकाडा और गार्सिया के 7 पॉइंट हैं और नंबर 6 पॉइंट्स पे बैठे हैं शेल्टन बेंजामिन, जो कि बहुत ज्यादा मुझे तो शॉकिंग लग रहा है, इतना अच्छा करने के बाद भी ये बंदा लास्ट में बैठा है। तो जिनके 0 पॉइंट है उनकी मैंने बात नहीं करी। और एक फाइनल चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है कि इनमें से किसी एक लीग में टाई हो जाए 2 बंदों के बीच में सारे मैचेस खत्म होने के बाद, तो ये देखा जाएगा कि उन दोनों में जो आपस में मैच हुआ था उसमें कौन जीता था, और जो भी वो मैच जीता था उसको विनर ठहराया जाएगा उस लीग का। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है कॉन्टिनेंटल क्लासिक और आगे जाके चीजें बढ़िया ही बिल्ड होने वाली हैं। आप लोग अपने ओपिनियन शोज के बारे में जरूर बताएं भाई। यहां तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच, बिकॉज ये लंबी वीडियो खींची है, लेकिन अगर आप लोग डिपेंडेंट होते हैं कि रेसल इंडिया पे आयुष आके बताएगा, AEW के बारे में सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो उस चीज को मैं मिस नहीं करना चाहता था। देर आए दुरुस्त आए, थर्सडे को वापस आएंगे डायनामाइट के रिव्यू के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।